आप लोगों के लिए एक काफ़ी गुड न्यूज़ आया है कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है, तो इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और लोकल लैंग्वेज का क्या लोचा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही बारीकी से सीखने वाले इन सारी चीज़ों को। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो फॉर्म आया है, ये जो आपका फॉर्म आया है, ये आपका दो ग्रुप में डिवाइडेशन का फॉर्म है। पहला जो ग्रुप है आपका, वो पहला ग्रुप के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो क्या है? फर्स्ट जो आपका ग्रुप यहाँ पे है वो आपका ग्रुप ए है, ऑफिसर स्केल 1 to 3rd ऑफिसर के लिए है, ठीक है। और ग्रुप बी जो है आपका वो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस के लिए। कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाला जो है वो पीओ लेवल के रैंक का है और जो नेक्स्ट वाला जो है ग्रुप बी वाला जो है वो है आपका क्लर्क लेवल के रैंक का, ठीक है। ये दो चीज तो आप लोगों ने जाना कि हम लोग के पास दो वैकेंसीज आए, ग्रुप ए जिसमें आपका पीओ रैंक का है स्केल 1 to 3rd ऑफिसर का, और ग्रुप बी जिसमें आपका मल्टीपर्पस ऑफिस असिस्टेंट का, जिसको हम लोग क्लर्क भी कह सकते हैं। तो ये भी बात जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई साहब डिस्क्रिप्टिव होता है या नहीं होता है, या फिर क्लर्क लेवल में आपका इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपके जो भी स्टेट हैं वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपके कितने हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेट तो आपको यहाँ से ढूंढ लेना है भाई साहब, सबसे पहले स्टेट आप लोगों को यहाँ से ढूंढ लेना है। अगर आप लोगों ने एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है या फिर जो लोग पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, और तो नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ के देख लो, पूरा समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका स्टेट दिया गया और ये आपका नेम ऑफ RRB's बैंक दिया गया, मतलब बैंक के नाम इधर दिए गए हैं, ठीक है। और ये इसका प्रेजेंट हेड ऑफिस दिया गया, ठीक है, जो कि स्टेट में। उसके बाद आपका ये लोकल लैंग्वेज का भी लोचा यहाँ पे दिया गया। आगे हम बताएंगे कि लोकल लैंग्वेज का लोचा क्या है और कैसे, कहाँ से फॉर्म भरे और कैसे इसको चूज करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलते हुए हम लोग इस बात को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि एज का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्या उसके बारे में लिखा गया है। तो ऑफिसर स्केल 3rd हम लोग बात इसका कर रहे हैं, ऑफिसर स्केल 3rd सीनियर मैनेजर का अबव 21 ईयर, मतलब 21 साल से ऊपर होना चाहिए। स्केल 3rd इसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कोई भी आपका फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 1 to ऑफिसर्स में आपका क्या चाहिए? एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फ्रेशर की कि कौन से, जैसे जिनका रिजल्ट अभी अभी फाइनल हुआ या फिर 21 जुलाई से पहले फाइनल होगा, उन लोगों के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो स्केल 1 ऑफिसर होंगे और फिर आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस होंगे, जिसको हम लोग क्लर्क भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऑफिसर फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मतलब पीओ के लिए क्या होना चाहिए आपका? ये अबव 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से ऊपर का एज होना चाहिए, और बिलो 30 ईयर्स ये आपका जनरल कैटेगरी वाले के लिए है। आगे जो एज का रिलैक्सेशन दिया गया है वो हम लोग आगे भी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3/7/1990। कहने का मतलब है 1990, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका 1990 से पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 3/7/1990 से पहले नहीं होना चाहिए। एंड लेटर देन 3/6/2002, मतलब 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में कि भैया 1990 से पहले जन्म, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, डीओबी मेरा नहीं होना चाहिए, और 2002 के बाद मेरा डीओबी नहीं होना चाहिए। वैसे लोग इस चीज में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनना, मैं अभी जस्ट बता ही रहा हूं। फॉर ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस, कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्लर्क वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, मतलब 18 साल से 28 साल के बीच में जो लोग होंगे वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए है। आगे जो है एज रिलैक्सेशन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर 2/7/1992, मतलब 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 1992 के बाद का जन्म होना चाहिए, 92 के बाद का जन्म होना चाहिए, और आपका 2002 2002 के पहले का जन्म होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज आपको बताया गया है। अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एज रिलैक्सेशन का बात करेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या, द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड अबव द एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट ओनली, ठीक है। फॉर अदर कैटेगरीज
द फॉलोइंग रिलैक्सेशन वुड अप्लाई, मतलब ऊपर जो हम लोगों ने देखा वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए एज दिया गया था, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो भाई साहब यहाँ शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और आपका अदर बैकवर्ड कास्ट जो भी होंगे उनके लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। तो यहाँ तक बात आ रही है समझ में? हम लोग चलते हैं आगे फटाफट, थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है आपका, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे उतना तो पढ़ ही लोगे। चलिए इसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा है, लेकिन और यहाँ डिटेल से देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखो ये जो आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस है, मतलब क्लर्क के बारे में बता रहे हैं, इसके लिए भाई साहब कोई भी एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, है ना। ये हम लोग बिना एक्सपीरियंस का ही डाल सकते हैं। और जो फ्रेशर होंगे, जो ऑफिसर स्केल 1 PO के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे होंगे, वो उनके लिए भी आपका कोई भी एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। उसके बाद ये तो आपका पोस्ट का नाम हो गया, जिसमें क्लर्क हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका PO हो जा रहा है। इसमें जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। कहने का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर BA हो, BCom हो, BSc हो, कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन वहां पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज भी हो तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद PO वाले में क्या है आपका कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसमें भी आपका सेम कंडीशन है। उसके बाद प्रेफरेंस जो है इसमें आपका ये दिया जाएगा, विल बी गिवन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री टाइप की जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह होंगे उसमें आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। बाकी आप स्केल 2 एंड 3 जो भी ऑफिसर्स है उसके बारे में खुद ही पढ़ लोगे, क्योंकि इसके भी कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। ये आपका मेन मुद्दा है भाई साहब। यहाँ जो है आपका, हम लोग मेन इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब है कि मेरा कौन कौन सा लैंग्वेज, कौन कौन सा चैप्टर, मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछने वाला है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी यहाँ पे, तो उसके लिए आपका क्या है, ये जो आपकी PT की एग्जाम होगी, PT मतलब आपका यहाँ पे क्लर्क और मेंस के लिए दोनों जो है प्री और मेंस कंपल्सरी है। प्री और मेंस जो है आपका दोनों के लिए कंपलसरी है। और एक बात और कि क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू GD डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होता है, और PO वाले में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है, कोई GD नहीं होगा आपका, और ना ही कोई आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में बोल रहा है मेरा, प्रीलिम्स के बारे में तो ये नंबर ऑफ टेस्ट दिया गया, तो पहला आपका रीजनिंग है और आपका दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया गया है, ठीक है। मीडियम आप उसमें जो चूज करोगे वो आपको वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 40 रीजनिंग में भी और 40 आपका मैथ मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। ये आपका 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए, आपके टोटल मार्क्स हो गए 80, ठीक है। फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी आपका 80 दिया जाएगा, मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, एक नंबर के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके, ठीक है। फिर आपका कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, मतलब आपका 45 मिनट रहेगा, उसके लिए 80 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट। कटअप के लिए हम लोग बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कटअप पता नहीं क्या हो सकता है, वो आपके स्टेट लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन 50 से 65 के बीच में, 50, 61, 62, 65 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 50 होगा, इतना कंफर्म रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑफिसर स्केल 1 के बारे में बात कर लें, ठीक है। मेरे पास दो ही कैटेगरी है फिलहाल पीटी मेंस जो है वो दोनों का देना अनिवार्य है, क्लर्क लेवल का और एक आपका PO वाले लेवल का। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका भी जो PT होने वाला है वो भी आपका पहला तो रीजनिंग रहने वाला है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन और इसमें भी आपका 40 क्वेश्चंस होने वाला है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये 80 नंबर मतलब 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपका दोनों मिलाकर, ठीक है। अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स के बारे में बात करें तो आपका 80 मार्क्स रहेगा और ये 45 मिनट का होने वाला है। ये भी आपका PT दोनों का 45 मिनट का, मतलब दोनों का आपका सेम ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्री का, तो यहाँ पे बात खत्म कर चुके हैं, हम लोग चलेंगे मेंस के लेवल पे कि मेंस का जो है वो किस तरीके का लेवल होता है। ये क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा मेंस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। क्लर्क लेवल का जो मेंस होता है
में आपके 5 होते हैं। 5 कहने का मतलब है आपका जो ऊपर से आपको दिख रहा है कि पहला आपका रीजनिंग होगा, दूसरा आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा, तीसरा आपका होने वाला है जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं, और आपका 4A और 4B ये जो डॉट दिया गया है ना ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शन कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोगों की इंग्लिश कमजोर होती है तो वो लोग हमेशा इस एग्जाम को इसलिए लोग प्रीफर भी करते हैं कि मेरे भाई इसमें इंग्लिश नहीं है, हिंदी में सारा काम बन सकता है। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो उनके लिए काफी फायदेमंद है ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट आपका रीजनिंग हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज हो रहा है, जनरल अवेयरनेस हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज हो रहा है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज हो रहा है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी हो रहा है। अब एक बात ध्यान से, अब ये जो लैंग्वेज है ना हिंदी और इंग्लिश में, इन सारे सब्जेक्ट का उनसे कोई मतलब नहीं है, वो आप खुद से पहले आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा ना, हिंदी तो हिंदी में रहेगा, लेकिन और भी आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको हिंदी में देना है या फिर आपको इंग्लिश में देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब रीजनिंग का बात करेंगे तो भैया रीजनिंग का जो है यहाँ पे 40 मार्क्स होने वाला है, और आपका कंप्यूटर होने वाला है 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होने वाला है आपका 40 मार्क्स का, और आपका इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का, हिंदी भी 40 आपका, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40। टोटल मिलाकर कितने हो गए आपके? टोटल मिलाकर आपके हो गए 200। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ देखो सारे लोग को पता है कि मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग आपका क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव के बारे में ही बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो आपका यहाँ 40 और ये आपका 50, मतलब 40 क्वेश्चंस 50 नंबर रीजनिंग में, और आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैथ में, और आपका 50 नंबर भी दिया गया, मतलब 40 क्वेश्चन 50 नंबर मैथ और रीजनिंग में दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसका जो पर क्वेश्चन होगा वो 1.25 होगा, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जब ये इसका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है तो आपका 1/4 होता है, 1 क्या होता है आपका 4 होता है, मतलब 4 गलती करोगे तो आपका 1 नंबर सही वाले में से कट जाने वाला, यही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 1/25 का 4th निगेटिव मार्किंग कटेगा, क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है तभी ना आपका 1/4 होगा, लेकिन अगर 1.25 है तो इसका 4 डिवाइडेशन होगा, है ना। तो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा आप लोग डिवाइड करके देख लो, उसका 4th पार्ट जो है आपका वो क्या होगा, निगेटिव मार्किंग में जाने वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सारी चीजों के लिए आपको क्या होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलता है। ये मेंस लेवल है आपके क्लर्क का। ठीक है, अब देखो जिन लोगों के मन में ये होगा भाई साहब कि हम पीटी का तैयारी करते हैं, उसके बाद हम लोग तैयारी फिर कर लेंगे मेंस का, तो एग्जाम के बीच में जो डेट क्लियरिफाई होता है आपका, जैसे पीटी का एग्जाम हो गया, उसके फिर मेंस के एग्जाम के बीच में 1 महीने का अंतर रहता है, इंटरव्यू में 1 महीने का अंतर रहता है। तो जो भी आपका डेट दिया गया है उन सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा, और सबका तैयारी अगर साथ में करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों को। ठीक है, पीटी का तो हो गया, ये क्लर्क का तो हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेंस वाले पे। ठीक है, मेंस वाले पे चलते हैं। देखो यहीं से देख लो, मेंस वाले पे भी आपका क्या है, ये ऑफिसर स्केल 1 में आपका रीजनिंग आपका यहाँ भी 40 है, आपका यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, मतलब दोनों का आपका सेम सेम होने वाला है, दोनों का आपका क्या होने वाला है, सेम सेम होने वाला है। और यहाँ भी जो आपका टाइमिंग दिया गया है वो आपका 2 घंटे का, मतलब पीटी और मेंस वाले लेवल जो भी हैं, दोनों का जो मेंस है आपका वो आपका दोनों का टाइमिंग आपका सेम दिया गया है ना, मतलब दोनों के मेंस का आपका टाइमिंग सेम दिया गया है। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब लोग सोचते क्या है कि सर मेरा अगर बिहार से अगर हमको ये फॉर्म फिलअप करना है तो हम कोई दूसरे स्टेट से जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है वहां पे क्यों नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, वहां का अगर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है तो आप वहां कर सकते हैं, या फिर जैसे बंगाल करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात करना चाहते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पैनल पे आपके 2-3 लोग ऐसे रहेंगे जिसको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी रहेगा और वो आपसे कुछ ना कुछ सवाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, देखो लैंग्वेज का भी बात यहाँ पे कर रहा है आपका, लैंग्वेज का बात यहाँ पे देख लो आपका आंध्र प्रदेश हिंदी इंग्लिश और तेलुगु, है ना। आप लोग जो है क्वेश्चन जो है वो किसी भी मीडियम में, अगर आप जिस मीडियम में कंफर्ट फील कर रहे हो उस मीडियम में आप वहाँ का आंसर्स क्वेश्चंस का दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद बिहार देखो हिंदी इंग्लिश आ रहा है आपका, अरुणाचल प्रदेश देखो इंग्लिश हिंदी एंड आसामीज आ रहा है आपका। ठीक है, झारखंड देखो हिंदी और इंग्लिश आ रहा है। तो इन सारी कैटेगरी को देखकर हम लोग आगे भी चलते हैं, पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। जो मेन चीज है वो हम सारा चीज आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्केल 1 के बारे में तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे स्केल 1 के बारे में हम लोगों ने अभी जाना है। स्केल 2 और 3 वाले में भाई साहब कोई पीटी नहीं होता है,
है ना, इसके कैंडिडेट भी कम है, इसलिए उन लोगों को पता होगा इसका सारा चीज। इसमें कोई पीटी नहीं होता, इसमें सिर्फ आपके मेंस के एग्जाम होते हैं, तो यहाँ सारा का सारा उसका दिया गया है, ठीक है। 240 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, 230 मिनट्स दिया गया, 2 आवर 30 मिनट्स, और यहाँ 2 आवर्स दिया गया है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग पढ़ लेना तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट वाले चीज पे हम लोग देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज एक बात और बता देना चाहते हैं कि भैया इसमें सेक्शनल कट ऑफ जो होता है वो नहीं, ये सेक्शनल टाइम नहीं होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। ये आप किसी भी टाइम में किसी भी सब्जेक्ट को आप बना सकते हो, कट ऑफ आपका सेक्शनल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसके फीस के बारे में बात कर लेते हैं। नो डाउट सारे लोगों को पता होगा कि भाई साहब फीस जो है वो बैंकिंग का तो हाई होता ही है, नो डाउट बैंकिंग का तो फीस हाई होता है ना। पिछले बार से ज्यादा इस बार फीस किया गया आपका। देखो यहाँ पे कि SC ST और PWD के लिए हम कैंडिडेट के लिए 175 है और आपका 854 अदर, मतलब क्या उसमें बैकवर्ड भी आ जाएंगे और आपका ये जनरल लोग भी आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका ऑफिसर स्केल का, ठीक है। और आपका ऑफिसर असिस्टेंट मल्टी क्लर्क के लिए भी आपका दोनों का सेम फी रखा गया है। हो सकता है कोरोना वायरस वाले सीजन में वहाँ सैनिटाइजेशन का खर्च ज़्यादा होगा या फिर कोई भी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, सारा चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये ऐसा कोई फीस ये आप रखे होंगे वो लोग, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। और सारा जो प्रोसीजर होगा आपका ऑनलाइन ही प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देख लो, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है। पहले कॉल लेटर के बारे में बात किया, वो सब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अनाउंसमेंट के बारे में बात किया है, मतलब ये डाउनलोड कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग का जो कॉल लेटर आएगा वो आपका क्या आने वाला है, ये आपका आने वाला है आपका 12/8/2020 को, मतलब 8वें महीने में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का यहाँ बोला है आपका, मतलब कॉल लेटर डाउनलोड यहाँ पे करना है। और आपका जो आएगा कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं आप, अगस्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी प्री की वो सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है। और रिजल्ट जो ऑनलाइन प्रीलिम्स का आने वाला है एग्जाम का वो आपका आएगा अक्टूबर में, मतलब सितंबर अक्टूबर में एग्जाम भी होगा और काफी कम दिन में आपका रिजल्ट भी वहां पे क्या करेगा, दे सकता है, ठीक है। उसके बाद मेंस वाले एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर आने वाला है वो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आने वाला है, अभी कुछ डेट फाइनल आपका नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेंस का जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा वो भी आपका अक्टूबर है नवंबर में। अगर हम लोग फाइनली देखें तो बहुत जल्दी ज्वाइन करवा रहा है यहाँ पे, जो इसका अलॉटमेंट होने वाला है स्केल 1 to 3 ऑफिसर एंड क्लर्क लेवल का, वो आपका जनवरी 2021 तक भाई साहब फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखो ये आपका दिया गया है बैंक के बारे में, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज दिया गया है, मतलब स्टेट भी आपका दिया गया है और आपका बैंक भी दिया गया है। अब देखो यहाँ पे स्टेट और बैंक दोनों दिया गया है। ये आपका एनआर लिखा गया है, एनआर का मतलब क्या होता है, नॉट रिपोर्ट होता है, मतलब बैंक है आपका आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक जो है उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है कि उसके बैंक में वैकेंसीज है या नहीं है, या फिर जरूरत पड़ सकती है, या फिर हो सकता है रिजल्ट आने के बाद अगर अलॉटमेंट होगा उसके बाद उसके बैंक में जरूरत पड़ेगी वैकेंसीज की, तो वो अपने बैंक का जो प्लेस है यही दोनों चीजें वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्म भरते टाइम ये आपका प्रीफर करने के लिए आएगा कि कौन सा आप करना चाहोगे बैंक, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसका जो सीट है वो 43 और 16 है, ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर आपका 59 हो गया। अब उस 59 में से आपको देखना है, वो बैंक देखेगी कि अगर यहाँ का अगर आप लोगों ने ये 43 बढ़ा है, ज्यादातर लोग क्या देखते हैं कि भाई साहब 43 है इसमें डाल देते हैं, है ना, ये 16 वाला थोड़ा कम लग रहा है, इसमें कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग को 43 वाले या फिर 16 वाले से कोई मतलब नहीं है। आप लोग को देखना क्या है, जहां पे आपका मन करे वहां पे बढ़ सकते हो। ये 16 अगर फुल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 43 वाले में से ले लिया जाएगा कुछ कैंडिडेट्स को, ऐसा ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये दिया गया है, ठीक है। तो आपका जहां मन, अगर ऐसा करके कुछ प्रीफर करके आए तो आप लोग को जहां मन वहां आप लोग फिलअप कर सकते हो। एनआर का मतलब समझ ही गए आप लोग, नॉट रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वाले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि हम लोग को प्री का तैयारी करना है और साथ में यहाँ पे मेंस का भी तैयारी करना है, ठीक है, ये आपके क्लर्क वाले के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग पीओ वाले के लिए बात करें तो ये प्री हो जाएगा, ये दो टीयर में एग्जाम होगा और फिर आपका मेंस हो जाने वाला है,
ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, ये आपके पीओ लेवल के लिए होगा। तो भाई साहब देखो, ये क्लर्क लेवल वाले में कुछ नहीं होता है, मतलब सिर्फ आपका प्री और मेंस होने वाला है, लेकिन पीओ लेवल में आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों होने वाला, ठीक है, ये होगा। तो आप लोग साथ में अगर दोनों का तैयारी करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये कभी मत सोचना कि प्री निकल जाने दो फिर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे या फिर मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है भाई साहब। आपको शुरू से सारे चीज़ों का तैयारी एक साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्री का साथ में मेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। फिर आपका प्री मेंस दोनों का क्वालिफिकेशन, ये आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब जो भी करो साथ में करो, तैयार रहो इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए क्या करो, तैयार रहो, कि टाल बटोल करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अगर इसके सैलरी के बारे में बात करें क्लर्क में, तो ये 20 से 21 के बीच में रहने वाला है सैलरी, 20 से 21 की। अगर हम लोग पीओ के बारे में बात करें तो इसका सैलरी भैया 40,000 रहने वाला है, ठीक है। तो ये सैलरी हो गया आपका। लोकल लैंग्वेज आप लोगों ने जान लिया, सैलरी जान लिया, पोस्ट जाना है ना, और उसका जो डेट है वो आप लोगों ने देखा। अगर अभी तक आप लोगों ने ये पूरा चीज़ नहीं देखा है, मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, जाकर पढ़ लो और अच्छा रहेगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।